नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग शुक्ला आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी चर्चा भारत एवं पूरे उसके इतिहास, कैसे भारत का सृजन हुआ, कैसे कहां से उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं हमारा वर्तमान इतिहास कितना पुराना है, इन सभी बातों की चर्चा होगी। तो देर न करते हुए विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक चीज़ की जानकारी ले लेते हैं कि एडी और बीसी क्या होता है। बीसी अर्थात क्रिसमस, जो ईसा मसीह थे, जीसस थे, उनके जन्म से पहले के समय को बीसी एवं उनके जन्म के समय के बाद को हम एडी के नाम से बोलते हैं। जैसे आज वर्तमान में 2021 चल रहा है, तो क्रिसमस के जो क्रिश्चियंस के जीसस थे, उनके जन्म के 2021 साल आज पूरे हो गए हैं। उससे पहले अगर 10 साल कोई घटना घटित होती है तो उसको 10 बीसी, या 100 साल पहले कोई घटना घटित होती है तो उसको 100 बीसी बोलते हैं। इसी प्रकार से जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति बहुत प्राचीन है, कई हजार वर्ष पुरानी है, कई लाख वर्ष पुरानी है। इसकी कोई वो नहीं गणना की जा सकती, लेकिन जो इतिहास है उसको हम प्रारंभ मानते हैं 3 भागों में: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसकी हमें कोई जानकारी लिखित नहीं मिलती है, सिर्फ साक्ष्यों को आधारित मानकर ही हम इसकी गणना करते हैं कि ये हमारा कितना पुराना काल है। जैसे पत्थर काल, या उसके बाद में जो वहाँ पर बर्तन प्राप्त हुए हैं खुदाई से, उसके आधार पर या उनकी कार्बन डेटिंग की गणना के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये काल हमारा इतना पुराना है। तो प्रागैतिहासिक काल की अवधि 20 लाख बीसी से 2500 बीसी। 20 लाख बीसी बहुत 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 बड़ी अवधि है। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 2500 वर्ष पहले तक की जो पूरी आबादी है उसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमारा 20 लाख बीसी से 2500 बीसी सबसे ज़्यादा समय अवधि है। इसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसमें मनुष्य ना तो लिखना जानता था, ना ही पढ़ना जानता था। इसमें पुरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है, ताम्र पाषाण काल आता है, नव पाषाण क्रांति होती है। तो पाषाण काल से अर्थात अर्थ इसका यह है कि पत्थरों का काल है। इसमें मनुष्य हर काम पत्थर से ही करता था, शिकार पत्थर से करता था, आग पत्थर से जलाता था, पत्थर के घरों में रहना सीख गया था, अर्थात गुफाओं में रहना सीख गया था। इस काल में मनुष्य यायावरी था, आखेटक था, कच्चा मांस खाता था। यायावरी का मतलब यह है कि आज इस जगह पर है, कल उस जगह पर है, कोई एक निश्चित उसका स्थान नहीं था। इसके बाद में जब ये मध्य पाषाण काल आया तो उसने जो कंदमूल या अन्य फल फ्रूट खाए होंगे उसने वहाँ पर फेंका, फिर कुछ समय बाद देखा वहाँ से उसी में का एक पौधा निकल रहा है। तो बीजारोपण से पौधे का निकलना, ये उस समय की एक क्रांति है। और पुरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। पत्थर से पत्थर मारकर चिंगारी से आग जलाता था, जिससे कच्चा मांस की जगह पे मनुष्य पका भुंजा मांस खाने लगा एवं जानवरों को भगाने लगा, सर्दी से बचने लगा। नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ, क्योंकि नव पाषाण काल में ही बीजारोपण मनुष्य ने सीख लिया था, उससे कृषि का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे यही सभ्यता का विकास बनता है। पहले मनुष्य पेड़ों पर रहता था, प्रकृति से डरता था, बारिश आंधी तूफान से भयभीत हो जाता था। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने वृक्षों से, पेड़ों से उतर के जमीन पर 4 पैरों के साथ में चलना शुरू किया। 4 पैरों के बाद में फिर धीरे 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 काफी समय अंतराल के बाद में 2 पैरों पर झुक के चलना चालू किया। उसके बाद में 41,000 बीसी पर वो सीधा 2 पैरों पर खड़ा होकर सीधा चलने लगा। ये एक बहुत बड़ा सभ्यता का विकास था, मस्तिष्क का विकास था। तो जब बीजारोपण से कृषि का आविष्कार हुआ तो मनुष्य को एक जगह पर रहना पड़ा ताकि उसकी वो फसल इकट्ठी बनी रह सके। धीरे धीरे स्थायी निवास का प्रारंभ हुआ। जब स्थायी निवास बना तो पास पास रहने से एक परिवार का संकल्पना का जन्म हुआ, परिवार बना। परिवार से फिर आसपास 2, 4, 6 घर हुए, इनको मोहल्ला समुदाय बोलते हैं। समुदाय से धीरे धीरे फिर समाज का विकास हुआ। अगर बात करें हम इनकी पूरी पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल हमारा 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक चलता है। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक चलता है। नव पाषाण काल 4,000 बीसी से 2500 बीसी तक चलता है। ये हमारा पूरा प्रागैतिहासिक काल हो जाता है। लेकिन ये जो समाज बना था, समाज कैसे चलता था? समाज हमारा खाना बदौलत था, आज यहाँ पर है, कल वहाँ पर है। उसके बाद में कृषि के अधिशेष बचते थे, जो कृषि के अधिशेष की वजह से निवास बनने लगा।
एक ही जगह पर रहने मजबूरी हो गई, निवास से फिर छावनियाँ बनने लगी, कई सारे घर, जब कई सारे छावनियाँ बनने लगी तो पूरा ग्राम बनने लगा, गांव बनने लगा, गांव से फिर नगर बनने लगे, धीरे धीरे नगर बने तो शिल्प एवं उद्योग का बढ़ावा मिला, शिल्प उद्योग से फिर सामाजिक स्तरीकरण हुआ। सामाजिक स्तरीकरण मतलब एक लेवलाइजेशन, अधिशेष पर नियंत्रण करने के लिए दो समुदाय निकल के आ गए, एक प्रशासक वर्ग, एक पुरोहित वर्ग। प्रशासक मतलब जिसकी जमीन है वो मालिक है, पुरोहित मतलब जो उसमें काम करने वाले लोग हैं। इसी हिसाब से स्त्री और पुरुष का विभेद हुआ। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था फिर धीरे धीरे अस्पृश्यता में बदल गई, अनटचेबिलिटी में बदल गई। वर्ण व्यवस्था फिर जाति व्यवस्था में बदल गई, जैसे कृषक या शिल्पी वर्ग एक हो जाता था जो काम करता था, दूसरा दास या मजदूर वर्ग हो जाता था। स्त्री पुरुष के बाद विभेद के बाद में स्त्री घर के काम करती थी क्योंकि उसको संतानोत्पत्ति करके जीवन चलाना पड़ता था, मनुष्य बाहर के काम का करता था। फिर धीरे धीरे स्त्रियों की दशा गिरने लगी, बाल विवाह प्रारंभ हो गए, बहु विवाह प्रारंभ हो गए, देवदासी प्रथा हो गई, गणिका या वैश्या प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई। तो इस प्रकार से पूरा हमारा समाज जो था ये विखंडित हो गया था, बिल्कुल एक प्रकार से दूषित हो चुका था स्त्रियों की दशा को लेकर। फिर 2500 BC के बाद में हमारा आद्य ऐतिहासिक काल आ जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उनको हम पढ़ नहीं सकते हैं। अभी हमारे अंदर इतनी तकनीकी का विकास नहीं हुआ कि आद्य ऐतिहासिक काल के लिखे लोगों को हम समझ सकें या पढ़ सकें। इसमें हमारा हड़प्पा काल आता है, ऋग्वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है। हड़प्पा काल हमारा 2500 BC से 600 BC तक चलता है। 2500 BC से 600 BC तक के काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और हड़प्पा काल जो है 2500 BC से 1750 BC तक या 1500 BC तक मानते हैं। और इसका जो विघटन है वो बाढ़ के मत से कुछ लोग बोलते हैं कि रेगिस्तान राजस्थान था और या पंचनद की वजह से बाढ़ आई और ये पूरी सभ्यता विखंडित हो गई। हड़प्पा काल कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें 15% टेन और 85% कॉपर को अगर हम मिक्स करते तो एक नई धातु कांसा बन जाती है, इस वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा काल का सबसे बेहतरीन नियम यह है कि आज के समय में जो हमारे स्मार्ट सिटी हैं, बेहतरीन शहर हैं, उनसे भी अच्छे वो हमारे हड़प्पा काल के शहर थे। हर घर के बाहर एक सड़क होती थी, सड़क के दोनों तरफ नालियां होती थी, सड़कें संपूर्ण पर काटती थी, नगर नियोजन बहुत अच्छा था। उसके बाद में ऋग्वैदिक काल आता है 1500 BC से 1000 BC तक। मैक्स मुलर सर के हिसाब से जो कुछ विदेशी लोग आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र से कुछ लोग आए थे और वो यहाँ पर भारत में निवास करने लगे, जिसको ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इनका राजतंत्रात्मक शासन था जिसमें 4 घटक होते थे, सभा, समिति, विदित, गण। ये हमारी ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 BC से 1000 BC तक चलती है। अब 1000 BC से लेकर 600 BC तक जो हमारा चलता है वो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल की जानकारी में सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है, इस वजह से इसको ऋग्वैदिक सभ्यता बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है, इस वजह से इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में शासकों द्वारा यज्ञ कराए जाते थे, जिसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। उत्तर दिशा की ओर रहने वाले शासक को विराट कहते थे एवं उसके साम्राज्य क्षेत्र को वैराज्य कहते थे। ये हमारा पुरुष में यज्ञ करते थे। दक्षिण वाले क्षेत्र में जो जिसका शासन होता था उसको भोज कहते थे एवं उसके पूरे क्षेत्र को भोज्य कहते थे। ये वाजपेयी अश्वमेध राजसूय यज्ञ करते थे। पूरब वाले क्षेत्र में जो व्यक्ति शासक करता था उसको हम सम्राट बोलते थे एवं उसका जो पूरा विस्तार क्षेत्र होता था उसको साम्राज्य बोलते थे, यह वाजपेयी यज्ञ करते थे। पश्चिम वाले क्षेत्र में हमारा जो शासक होता था उसको स्वराट कहते थे एवं उसके पूरे क्षेत्र को स्वराज्य कहते थे, ये अश्वमेध यज्ञ करते थे। दक्षिण और पूरब वाले क्षेत्र में जो हमारा राज करता था व्यक्ति उसको हम राजा कहते थे एवं उसके क्षेत्र को राज्य कहते थे, यह राजसूय यज्ञ करते थे। तो इस प्रकार से हमारी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का भी पूरा समापन होता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता 2500 BC से 600 BC तक होती है। इसमें हम लिखना जानते थे लेकिन उस चीज को हम आज तक पढ़ नहीं सके हैं। 600 BC के बाद हमारा ऐतिहासिक काल लग जाता है। इस ऐतिहासिक काल में सब कुछ लिखा हुआ मिला है एवं उसको हमने पढ़ा है, तो बिल्कुल प्रमाणित रूप से यह ऐतिहासिक काल हमारा है। ऐतिहासिक काल में 600 BC से वर्तमान आज तक का समय हमारा ऐतिहासिक काल ही कहलाता है। सबसे पहले ऐतिहासिक काल का प्रारंभ महाजनपद काल से होता है, जिसमें भारत को पूरे 16 जनपदों में विभाजित किया गया था। महाजनपद काल में फिर मगध का उत्कर्ष होता है, जिसमें मगध का उत्कर्ष के बाद में हर्यक वंश,
हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन का काल अर्थात गुप्तोत्तर काल, ये पूरा हमारा महाजनपद काल था। इसके बाद में अरबों का आक्रमण हो जाता है भारत में। अरबों के आक्रमण से फिर राजपूत काल का धीरे धीरे समय प्रारंभ होता है। राजपूत काल का समय चलता है, उसके बाद मोहम्मद गोरी द्वारा राजपूतों को समाप्त धीरे धीरे किया जाता है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है एवं गुलाम वंश की नींव रखी जाती है। गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आता है। उसके बाद में गुलाम दिल्ली सल्तनत पे भी एक विदेशी आक्रांता बाबर का आक्रमण होता है। बाबर ने आक्रमण करता है और मुगल सत्ता को भारत में स्थापित करता है। फिर 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा मुगल सत्ता को उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। हुमायूं को भारत से भगा दिया जाता है 1540 बिलग्राम के युद्ध में। इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। फिर 1540 के बाद में 1555 में पुनः अफगानिस्तान से होता हुआ हुमायूं वापस आता है एवं आदिल शाह को हरा के पुनः मुगल सत्ता की स्थापना करता है। उसके बाद में सीढ़ियों से गिरते हुए हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के बाद में अकबर शासन पर बैठता है। अकबर ने सुलह एवं कुल की नीति से पूरे भारत का पुनः एकीकरण किया। अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, जहांदार शाह फर्रुखशियर, फर्रुखशियर के बाद में मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति के बाद में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने रंगून की जेल में भेज दिया, जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है एवं भारत का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर कहलाता है। औरंगजेब के बाद से मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है एवं विघटित होने लगती है। उससे भारत का एकीकरण नहीं रहता है, विखंडित होने लगता है। इसके बाद में धीरे धीरे फिर विदेशियों का आगमन व्यापार के उद्देश्य से भारत में होता है। सर्वप्रथम पुर्तगाली आते हैं भारत में, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी के बाद में स्वीडिश आते हैं। लेकिन पहले ये आपस में एक दूसरे को हराते रहे, लड़ते रहे, भगाते रहे। लेकिन अंत में जो हमारा ये प्लासी का युद्ध हुआ, वहाँ पे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने की सबसे पहली चाबी को अपने हाथ में लिया एवं भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाना चालू किया। प्लासी से ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण बक्सर का युद्ध हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने मुगल, अवध और बंगाल तीनों के शासकों को एक साथ हराया था 2000 सैनिकों के साथ में। धीरे धीरे यहीं से बक्सर के युद्ध के बाद से गुलाम भारत की नींव चालू हो जाती है एवं ब्रिटिशकालीन भारत चालू हो जाता है। उसके बाद धीरे 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 कई सारे चार्टर एक्ट आते हैं एवं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1853 में भारत का पुनः एकीकरण किया जाता है कई सारी नीतियों के द्वारा, राज्य हड़प नीति के द्वारा। फिर 1857 में क्रांति होती है, जिसका बिगुल मेरठ में बजाया जाता है, मंगल पांडे के द्वारा बजाया जाता है। 1857 की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पूरा भारत में एक राष्ट्रभक्ति की भावना आ जाती है और पूरा भारत धीरे 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 एकता में फिर से बंधने लगता है। 1857 में जो क्रांति हुई, क्रांति के फलस्वरूप जो ब्रिटिश कंपनी का शासन था वो ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश ताज इंग्लैंड के पास चला गया। 1885 में धीरे से फिर एक कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म होता है, जो हमारे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। अभी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पे अलग अलग लड़ी जाती थी, वो अब एकता एक मंच पर कांग्रेस के मंच के द्वारा लड़ी जाने लगी। 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी का आगमन होता है, जो पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेते हैं और अपने हिसाब से उस पूरे आंदोलन को एक दिशा प्रवाहित करते हैं। 1915 में महात्मा गांधी के आगमन के बाद में 1917 में चंपारण का सत्याग्रह, बिहार के चंपारण में सत्याग्रह होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन किया जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद में 1930 में नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के बाद में 1933 में दलित आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया जाता है। इन सभी आंदोलनों के हिसाब से फिर इसी समय विश्व युद्ध थे, 1 और 2 हो चुके थे। इस समय वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की वजह से ब्रिटिश की शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थी, उनका भारत पर शासन करना लगभग ना के बराबर रह गया था। इस वजह से कई सारे कारण थे एवं भारत में जो आज़ादी की लड़ाई हो रही थी वो भी अपनी पूरी गति पर आ चुकी थी। आंदोलनों के अलावा हमारे क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे, इन सभी के फलस्वरूप धीरे धीरे कैबिनेट मिशन का भारत आता है। इंडियन भारत की संविधान सभा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा स्थापित की जाती है एवं सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है 15 अगस्त 1947 को।
लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत की जो ब्रिटिश भारत थी उसकी सत्ता का हस्तांतरण भारत की कांग्रेस को कर दिया जाता है। भारत के दो भाग कर दिए जाते हैं, भारत एवं पाकिस्तान। पाकिस्तान को दो भागों में किया जाता है, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो 1947 तक का भारत हमारा है, इसको हम आज़ाद भारत, एवं 1947 के बाद का भारत को आज़ाद भारत या स्वतंत्रता के उपरांत का भारत कहते हैं। तो ये पूरी हमारी चर्चा हुई आज़ाद भारत तक की, आज़ाद भारत की चर्चा उसके अगले चरण में हम बात करेंगे। तो ये हमारा प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास को प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास तक कहते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास 1947 तक ही, उसके बाद का इतिहास स्वतंत्रता के उपरांत आज़ाद भारत का इतिहास कहलाता है। ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी? अगर चर्चा अच्छी लगी हो, विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।